देखिए, आपको सपना देखना आना चाहिए। अगर आप सपना ही नहीं देखेंगे तो होगा कैसे? ये नहीं सोचा था कि मैं एक दिन ऐसा मुझे ईश्वर इतना आशीर्वाद देगा कि मैं किसी कंपनी का फाउंडर डायरेक्टर बनूंगा, जिस कंपनी में 1000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे, जिसका ऑफिस इंडिया के 20 जगहों पे होगा, जिसका काम वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है। ये मैंने भी सपने में नहीं देखा था। आप लोग एमबीए करने के बाद ये मत सोचिए कि मुझे नौकरी ही करना है। मैंने उनको क्लियरली बताया कि डोंट ट्राई टू बी ए जॉब सीकर, ट्राई टू बी ए जॉब क्रिएटर। मेरा मानना है कि हम लोग ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, प्रयास की कमी नहीं है। बिहार के लोगों को मेहनती कहा जाता है। हम लोग अगर मेहनती हैं और हम लोग अगर इंटेलिजेंट हैं तो फिर कमी किस बात की है? आने वाला टाइम ऐसा आएगा कि यू विल सी अ ग्रेट चेंज एंड दैट चेंज विल इम्पैक्ट द इंटायर इकोनॉमी ऑफ बिहार। सपने वो हैं जो आप सोते हुए नहीं देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज़ और आज हम एक काफ़ी लोकप्रिय मिथिला पेंटिंग में महारत और पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी हमारे साथ हैं। हम उनसे भी जानेंगे। उन्होंने A1 मार्केट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर अनिल झा को सम्मानित किया, जो खुद अपने आप में एक सम्मानित है, वो उन्होंने दूसरे को सम्मानित किया। इसके वजह हम जानेंगे की वजह छलै जे अहाँ अनिल जी के सम्मानित के लिए। हमरा बहुत लगाव अइ भाईजी, हमर अपन भाईजी छथि हमरा सबके लेल बहुत महत्वपूर्ण चीज अछि। ई जे छै भाभीसँ भेँट भेलै तऽ बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि। भाईजीसँ तऽ भेँट छलथि है, भाभीसँ पहिले बेर भेँट भेलथि है। आ ओ योगाचार्य छथिन रविशंकर भीम, हुनकासँ तऽ भेँट होइते, गुरुए मानै छियनि हुनको हमसब। तऽ ई जे छै जे भाईजीसँ ई उद्देश्य हमरा सबके जे बहुत काज केलखिन हँ, बहुत लगाव छै। ऑल लेकर जे भेल रहै मिथिला पेंटिंगके, ताहिमे हुनका बहुत सहयोग छनि, बहुत काज केने छथिन। हुनका बहुत प्रिय छथिन मिथिलाके लेल। मिथिला पेंटिंग के अहाँ जिक्र के लिए, मिथिला पेंटिंग के अगर बात करी तो वही के बदौलत अहाँ के पद्मश्री सेहो भेटल अछि और अहाँ अनिल जी के सेहो एहिमे बेहतर योगदान मानै छियै। की हिनकर योगदान छै अहाँ के नजर में? ई छै जे कि हिनका होइ छनि जे योगदानके मतलब भेलै जे कि केना आगू बच्चा सब बढ़ै, केना ई नहि छै जे कि बच्चा सब सीख लेलक, बच्चा सब बैस रहल घर पर, से नहि छै। हिनका छै जे आरो आगू बच्चा सब बढ़े, एकरा आरो बड़ विकाससँ बहुत देश विदेशमे नाम होइ बच्चा सबके। नामसँ बेसी पैसोके बहुत जरूरी छै, से बेसी उद्देश्य रहै छनि हिनका। बच्चा सब केना पढ़े, हमरा अखने हमर भतीजीके पैरा मेडिकलमे कोर्स केलक, तऽ भाइजीके बहुत सहयोग छनि। एक दिन भेँट भेलै तऽ कहलिए से हमरा तऽ नहि अइ पाइ, तऽ भाइजी कहलखिन की इच्छा छऽ? तऽ वएह कहलखिन जे हम पढ़ब, तऽ हुनके सहयोग छै। वएह अखन पैरा मेडिकलमे पढ़ा रहल छै हमर भतीजी चाँदनीके, अखन ओहो आयल छै। वएह छै। अब हम बात करेंगे अनिल जी से। अनिल जी, जो अपने आप में एक सम्मानित हैं, मिथिला पेंटिंग में सम्मानित है, पद्मश्री से सम्मानित है और उन्होंने आपको सम्मान किया है, कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? देखिए, इससे बड़ा गौरवान्वित क्या हो सकता है कि जिसको राष्ट्रपति जी ने सम्मान किया और वो मुझे सम्मान कर रही है और भैया का दर्जा दे रही है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए। आज का क्षण जो है मेरे लिए काफ़ी गौरवान्वित क्षण है। और जब भी सबसे बड़ी बात यह है कि बहन भाई का रिश्ता है, तो बहन भाई का रिश्ता में तो आप समझ सकते हैं, मैं क्या बताऊं, इससे बड़ी रिश्ता क्या हो सकती है। और इनका इतना स्नेह रहता है कि कभी भी अगर मैं बिहार आता हूँ या मिथिलांचल आता हूँ तो इनका स्नेह इतना रहता है कि भाई जी से मिलना ही है, भाई जी का आशीर्वाद लेना है। और सबसे बड़ी बात यह है, हालांकि मैं मना भी करता हूँ, कि कभी भी आती हैं तो कुछ ना कुछ पेंटिंग लेके मेरे पास आएंगी ही कि नहीं भाई जी को उपहार में देना है। तो स्नेह, ये उपहार, ये प्यार, ये मेरे लिए नहीं, मैं तो समझता हूँ कि बहन दुलारी देवी जो हैं पूरे मिथिला के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए। अब तक तो हम लोग मिथिला के गौरव की बात करते थे, बिहार की गौरव की बात करते थे, बट ये अब मिथिला की संपत्ति नहीं रही, मिथिला की गौरव नहीं रही, बिहार की भी गौरव नहीं रही। ये तो पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है कि हमारे बीच दुलारी देवी जैसे पद्मश्री हैं,
और ये बहुत ही गर्व की बात है और उन्होंने मुझे सम्मान किया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सबसे सम्मान की बात है कि दुलारी देवी आपको भाई कह के, भाई जी कह करके संबोधन करती है। भाई का क्या इनके प्रति कर्तव्य है? देखिए, भाई और बहन का जो कर्तव्य है, कहते हैं ना रक्षाबंधन, अपना जो त्योहार है रक्षाबंधन, तो भाई का कर्तव्य है कि किसी भी कीमत पे अपनी बहन के साथ खड़े हो, चाहे खुशी का माहौल हो, चाहे विपत्ति का माहौल हो, किसी भी परिस्थिति में अपनी बहन को रक्षा करे। और मैं संकल्पित हूँ एक भाई होने के नाते, आजीवन कभी भी जब मौका मिलेगा तो मैं हर समय अपने बहन के साथ खड़ा रहूँगा। अगर बात करें हम आपके विजन की, तो मिथिलांचल के युवाओं को आप उद्यमी से जोड़ रहे हैं। मिथिला पेंटिंग के प्रति भी आपकी काफ़ी सकारात्मक पहल रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, होता क्या है कि एक कहावत है, और चूँकि मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी रहा हूँ, मैं MBA का विद्यार्थी रहा हूँ, तो एक कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो होता क्या है कि मिथिला पेंटिंग भी काफ़ी परिचित था पहले से, और बहन दुलारी देवी जी पहले से ही कर रही थी, मगर चूंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड होने के बाद में इसकी जो ख्याति है और ज़्यादा गया। कहने का मतलब ये है कि बिहार में अगर आज देखें, अभी कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही मैं पौंडौल इंडस्ट्रियल एरिया गया हुआ था और वहाँ पे कई इंडस्ट्री को मैंने विजिट किया। और विजिट करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, मिथिला पेंटिंग अभी बहन जी को कई सारे प्रशिक्षण के लिए बिहार सरकार ने आगे आने के लिए न्योता दिया है और अवसर प्रदान किया है। अभी आपको पता है कि जब हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड किए थे उस वक्त ही हम लोग संकल्पित थे कि कहीं ना कहीं हमारे पास मिथिला पेंटिंग का भी म्यूज़ियम होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि जो वर्तमान सरकार है उन्होंने सौराठ में एक अच्छा म्यूज़ियम का निर्माण किया है। हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि मिथिला पेंटिंग का जो म्यूज़ियम है उसका निर्माण हम लोग दिल्ली में और कई जगहों पे हिंदुस्तान में करें। रही बात उद्यमी की बात, जो आपका सवाल था, मेरा मानना है कि बिहार कहिए या मिथिला कहिए, यहाँ पे बहुत सारे अवसर हैं, उद्योग के बहुत सारे अवसर हैं। अगर अच्छे से हम प्रशिक्षण करें तो मिथिला पेंटिंग के जो लोग आज जो बिहार सरकार ने प्रयास किया है, और अगर बहन जी के नेतृत्व में अगर वो ट्रेनिंग सही से होता है तो वो लोग ट्रेनिंग के बाद कहीं ना कहीं उनको जॉब मिलेगा। एक नंबर बात, जरूरी नहीं है कि हमको नौकरी ही करना चाहिए। आज के डेट में सेल्फ एम्प्लॉयड जो होता है, जो खुद से हम अपना व्यापार करें, और बिहार की सरकार के बहुत सारे नए व्यापार करने के लिए बहुत सारे नीतियाँ कहिए, बहुत सारी पॉलिसी आई है, बहुत सारे आपके इनिशिएटिव्स भी हैं, बहुत सारे फंड सपोर्ट भी हो रहा है जो बिहार सरकार कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है कि नए लोगों के लिए, नई उद्यमी के लिए। तो यहाँ पे बहुत बड़ा अवसर मिथिला पेंटिंग सीखने के बाद में अगर खुद से भी लोग अपना अपना व्यवसाय करना चाहे, सेल्फ एम्प्लॉयड करना चाहें, तो सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, आपको इंडिया के बाहर भी इसके बहुत सारे अवसर हैं। और एक उद्यमी होने के नाते, चूँकि मेरा खुद का मार्केट रिसर्च की कंपनी है, मैं दिल्ली में बैठता हूं, और वो पहली कंपनी है जो कि मार्केट रिसर्च की जहां पे 20 जगह ऑफिस है, और हम लोग तरह तरह के जो मैथिल समाज के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, जो अलग अलग कंट्रीज़ में हैं। अभी हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे योगाचार्य रवि व्योम झा जी के प्रयास से। मतलब आपका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड योगा का बना था पानी के अंदर दुबई में, वहाँ पे भी बहुत सारे मैथिल मिले, और जहाँ पे भी मैथिल और बिहार के लोग मिलते हैं उनको रहता है कि हम अपने मिथिला के लिए, हम अपने बिहार के लिए काम करें। और मैंने देखा है कि अगर मिथिला पेंटिंग के जो प्रशिक्षण करने के बाद अगर यहाँ के बच्चे खुद से भी मिथिला पेंटिंग करते हैं तो उनकी मार्केटिंग, उनकी सेल्स हिंदुस्तान के अलावा बाहर में कैसे करें, इसका एक बहुत बड़ा अवसर है जहाँ पे हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। हम लोगों से जो लोग हम लोगों से जिस तरह की उनको सुविधा चाहिए, जो सहयोग चाहिए, हम लोग उन सहयोग के लिए संकल्पित हैं। साथ साथ आप देखिए, एक तरफ जो है आपको मिथिला पेंटिंग के भीष्म पितामह कह लीजिए पद्मश्री जी हैं, दूसरी तरफ आपने रवि व्योम झा जी हैं जो योग के क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हैं।
जिस तरह से मिथिला पेंटिंग के माध्यम से हम इसको उद्योग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, योग भी कैसे उद्योग बने, हम इस पे भी हमारी चर्चा चल रही है और कुछ दिनों में आप लोगों को जानकारी दिया जाएगा। हमारा विजन है कि हम योग को कैसे उद्योग में बदलें और योग के माध्यम से कैसे हजारों लाखों लोगों को योग सिखा करके उनको योगाचार्य बनाएं, और चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड होके अपना खुद का काम करें, लोगों को योग सिखाएं, उससे अपनी रोजी रोटी कमाएं या प्रशिक्षण से कमाएं। ये तो इसका दो पहलू है। एक, अगर योग की बात करें तो दो पहलू है। आपने कोरोना में देखा होगा कि लोग जो पुरानी पद्धति थी योग पे आ गए थे, लोग पहले योग को भुला गए थे, पर कोरोना ने याद दिलाया कि योग कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए कि योग को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो सिर्फ उससे उद्योग ही नहीं बढ़ रहा है, लोगों का स्वास्थ्य भी बढ़ रहा है। और कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, और अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हम उन सब चीज़ों में लगे हैं। साथ साथ बिहार जो है एग्रीकल्चर का धनी है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए हम लोग काफ़ी संकल्पित है कि यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ करें जो एग्रीकल्चर से हम उनको उद्योग में बदलें। अब देखिए, आपको पता है कि अपने यहाँ पे लोग कहते हैं कि मरुआ का खेती बंद हो गया, और मरुआ का खेती हिंदुस्तान में भी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में हो रहा है। और वो लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे मरुआ उगा के और मरुआ का जो है वो लोग कॉर्नफ्लेक्स बनाते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जो कि कम जब पैदा होते हैं और अगर उनका वज़न कम होता है तो उनको बताया जाता है कि आप रागी का जो सत्तू है या रागी का जो कॉर्नफ्लेक्स है उसको दूध में मिला के बच्चों को खिलाइए तो उसका वज़न बढ़ेगा। और एक समय ऐसा था कि अपने मिथिलांचल में मरुआ का फसल हुआ करता था। आज किसान को पता नहीं है कि मरुआ उगाएंगे तो करेंगे क्या। मरुआ रोटी तो हम लोग, अब एक ज़माना था कि मरुआ रोटी देने से लोग उसको हीन की भावना से देखते थे। अब हमें एक उद्योगी होने के नाते हमारी और एक सामाजिक परिचर्चा होने के नाते हम लोगों का एक विजन है कि यहाँ पे किसानों को भी हम बताएं कि आप लोग मरुआ का फसल करें, और उनको हम लोग प्रोक्योर करेंगे। उनके हम ये आश्वान्वित करेंगे कि उनकी जो मरुआ का फसल करेंगे, हम लोग उस मरुआ को खरीदेंगे और ख़रीद के यहाँ आसपास के फैक्ट्री बना करके किस तरह से उसको प्रोसेसिंग करके, चाहे वो हम मरुआ का सत्तू बनाएं या मरुआ का कॉर्नफ्लेक्स बनाएं। और इस तरह के, अब बगल में देखिए बिहार का मुजफ्फरपुर का लीची एक्सपोर्ट होता है। हम लोग अभी भी अगर लीची का जूस पीते हैं तो यहाँ बिहार का बना हुआ नहीं पीते हैं, मैंगो का जूस पीते हैं तो बिहार का नहीं पीते हैं, जबकि यहाँ पे फसल हो रहा है, मैंगो का भी हो रहा है, आपका लीची का भी हो रहा है। तो इस तरह तरह के मकई जो भुट्टा है, इसकी बहुत सारे, अगर आप देखेंगे तो हम एक ज़माना में खेती में जब आपको रौदी होता था, जो कहते थे सूखा होता था, तो भुट्टे का फसल होता था। तो अभी भी हम लोग का फोकस ये है कि हम किस तरह से जो एग्रीकल्चर बेस, कृषि बेस्ड जो प्रोडक्ट है उसको हम कैसे उद्योगीकरण करके यहाँ पे फैक्ट्री बनाएं। तो उससे दो तरह का फ़ायदा है। पहला फ़ायदा किसान को है कि उनको कैश फूड पैसा मिलेगा। होता क्या है, अपने यहाँ धान चावल की खेती होती है, वो कैश आपको इनकम के लिए जनरेशन में काम नहीं आता है, लोग प्रोक्योरमेंट नहीं करते हैं। तो ये जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जब होगा तो ये कैश फ्लो वाला इंडस्ट्री होगा। उससे एक तरफ किसानों को फ़ायदा होगा कि उनको प्रोत्साहन मिलेगा, वो वैसे फसल उगाएंगे जिससे उनको इमीडिएटली कैश मिले, और दूसरे तरफ अगर यहाँ रोजगार बनता है तो युवाओं को फ़ायदा होगा कि यहाँ उनको रोजी रोटी मिले। तो एक तरह का अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनेगा। यही हम लोग का प्रयास है। आपके पास विजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल यह है कि यह जो क्षेत्र है मजदूरों के लिए एक पलायन का केंद्र बना हुआ, इसको आप निकट भविष्य में किस तरह से देखते हैं? क्या पलायन पर रोक लगेगी जिस तरह से आप अपने अभी विजन बता रहे हैं उससे? देखिए क्या है, ये एक कहते हैं ना एटीट्यूड और माइंडसेट। लोगों में आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी मैं गांव से होके आ रहा हूँ और गांव में कई लोगों से बातचीत मैं कर रहा था, लोग बता रहे थे कि यहाँ पे मजदूर नहीं मिलता है। अगर आपको खेती करना है, कटनी करनी है, रोपनी करनी है, तो मजदूर नहीं मिल रहा है। यहाँ के लोग 400-500 रुपया अगर यहाँ मिले, यहाँ काम मिले तो करते नहीं हैं।
और वही मजदूर 400-500 की मजदूरी दिल्ली, मुंबई और गाजियाबाद और पंजाब में जाके करते हैं। तो एक माइंडसेट लोगों का है कि शहर में जाएंगे, वहाँ कमाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक तरह का, कई तरह का वर्कशॉप गांव-गांव में कहिए, शहरों में करिए, लोगों को एक जागृत करने का जो इनिशिएटिव है, प्रयास है, वो करना होगा। और आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के कई सारे इनिशिएटिव्स अभी योगी जी का जो सरकार है वो ले रही है, और मैं उम्मीद करूंगा कि नीतीश जी की जो सरकार है वो भी आने वाले दिन में इस तरह के प्रयास करे, लोगों को बताए, जो आत्मविश्वास डेवलप करना है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जिसको कहते हैं, कि अगर आप लोगों में कॉन्फिडेंस देंगे कि आपको रेगुलर यहाँ पे रोजी रोटी मिलेगा, आप यहाँ पे संयम बरतें, तो निश्चित रूप से जो पलायन है वो रुकेगा। और ये पलायन रुकना जरूरी है, खास करके किसान मजदूर के बच्चे जो शहर में जाते हैं उसके लिए। आपने इस क्षेत्र के लिए काफ़ी कुछ किया है, लेकिन सवाल यह है कि आप निकट भविष्य में भी इस क्षेत्र के युवाओं के लिए कुछ अच्छा काम करने की सोच रहे हैं? देखिए क्या है, निश्चित रूप से सोच रहे हैं, और पिछले 3-4 साल के अंदर में इस तरह के कई सारे प्रयास हम लोगों ने किया है। अभी अगर लोकल लेवल पे देखें तो जैसे हमने अभी आपको बताया कि कुछ दिन पहले हम लोग पंडौल जाके कुछ मुआयना कर रहे थे। कभी कभी दुविधा की, हम उद्यमियों के लिए क्या है, कभी कभी दुविधा की स्थिति हो जाती है कि काम करने जा रहे हैं, पता नहीं सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेबर मिलेगा नहीं मिलेगा। मगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को लेके हम लोग संकल्पित हैं, और आने वाले कुछ 6-8 महीने में आपको कई सारे समाचार मिलेंगे कि कई सारे टेक ओवर लेने की बात हम लोगों की चल रही है। कई सारे जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर में टेक ओवर लेने की बातचीत चल रही है। और निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा कि युवाओं के लिए हम रोजी रोटी के अलावा जो एक बहुत बड़ा, हालांकि यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आज शराबबंदी है, तो एक बहुत अच्छी खबर है। हमारा एक ट्रस्ट है मानवता फाउंडेशन, और हम मानवता फाउंडेशन के माध्यम से भी कि महिलाओं को किस तरह से स्किल डेवलपमेंट करें। अभी बहन दुलारी जी ने बताया आपको कि बच्चों को जो पैरामेडिकल कोर्स है, खास करके आप देखेंगे कि पैरामेडिकल कोर्स में आपको दरभंगा के कई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए तो वहाँ भी आपको केरल के लोग मिलेंगे, वहाँ भी आपको तमिलनाडु के लोग मिलेंगे। तो खास करके महिलाओं के लिए, जो अपनी बहन है, जो बच्ची हैं, उनके लिए किस तरह से हम पैरामेडिकल कोर्स वगैरह कराएं, ताकि यहाँ के हॉस्पिटल, यहाँ के नर्सिंग होम जो है, वहाँ पे कम से कम हम अपने ही लोग को प्रशिक्षण करें और उन्हीं को वहाँ पे एम्प्लॉय करें, ना कि हम बाहर के लोगों को बुलाएं। तो इस तरह के कई सारे प्रयास हैं, कई तरह के जो प्लेटफॉर्म है। परसों ही हमारी जो आपके बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे केसरी जी, उनसे मुलाकात हम लोग को पटना में हुई, और हम लोग कोऑर्डिनेशन में हैं, संपर्क में हैं, और जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं आपके शाहनवाज हुसैन जी, उनके साथ संपर्क में भी हैं। और हम काफ़ी उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में आपको बहुत सारी परिवर्तन, खास करके पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। बिहार में 90 के दशक के बाद से तमाम उद्योग धंधे बंद हो गए, जिसके कारण बिहार मजदूरों के लिए एक पनाहगाह बन गया और यहाँ के लोग दिल्ली, मुंबई आदि जगहों पर काम करने लगे। वर्तमान सरकार में उद्योग मंत्री, जिसकी आपने चर्चा की, सैयद शाहनवाज हुसैन साहब की, वो उद्योग के प्रति काफ़ी गंभीर हैं। जैसा नीतीश कुमार ने भी उनके कई मंचों पर उनकी प्रशंसा की है। आपको क्या लगता है कि ये प्रयास उनका वाकई में सफल हो पाएगा? निश्चित रूप से सफल होगा। होता क्या है कि जब हम कोई प्रयास करते हैं तो हमारी अपेक्षाएं थोड़ा, बहुत आदमी का क्या है कि जब उम्मीद खो बैठता है और अगर उम्मीद की नई किरणें दिखती है तो लोग थोड़ा सा, उनका जो पेशेंस है, जो एक उत्सुकता है, थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाता है कि कब होगा इस तरह का। तो इस तरह के प्रयास जो पिछले काफ़ी दिनों से नहीं था और अभी अभी धीरे धीरे उसमें गति आ रही है, तो उसको जो अमली जामा पहनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, मगर निश्चित रूप से इसका पॉजिटिव चेंज होगा। और बिहार में भी आपको बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ दिखेंगे, मिथिलांचल में भी काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ दिखेंगे। और लोग, मैं परसों ही मेरा एक बिहार की एक सबसे प्रतिष्ठित MBA संस्थान है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, आपका जो है LN मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, पटना में है, जिसका मैं पढ़ा लिखा प्रोडक्ट, मैं वहीं से MBA किया हुआ हूँ। और वहाँ पे एक वर्कशॉप चल रहा था और लोगों में अभी एक परिवर्तन का दौर चला है। वहाँ पे मैंने परसों वहाँ पे मेरा एक प्रेजेंटेशन था और मैंने उस प्रेजेंटेशन में ये बात कही कि आप लोग MBA करने के बाद ये मत सोचिए कि मुझे नौकरी ही करना है। मैंने उनको क्लियरली बताया कि डोंट
ट्राई टू बी ए जॉब सीकर, ट्राई टू बी ए जॉब क्रिएटर। तो हमको एमबीए करने के बाद में मुझे मौका मिलता है तो कभी कभी मैं IIM अहमदाबाद भी जाता हूँ, वहाँ के भी बच्चों को मैं एड्रेस करता हूँ। मैं नरसिंह मुंजी मुंबई जाता हूँ। कई तरह के जो आपको एमबीए प्रोफेशनल संस्थान हैं वहाँ लोग मुझे बुलाते हैं और मैं वहाँ के बच्चों से अक्सर ये बात कहता हूँ कि यही मत सोचो कि मुझे नौकरी करना है, किस कंपनी में करना है, क्या पैकेज मिलेगा। आप ये सोचो कि मैं एक ऐसा उद्यमी बनूं, मैं एक ऐसा सेल्फ स्टार्टर बनूं कि मैं खुद ही जॉब क्रिएट करूं। और आपको सुन के खुशी होगा कि मैं एक छोटे से गांव से पला बड़ा हूं, बिहार का मधुबनी जिला का एक छोटा सा गांव झोंझी परौल से मैं रहने वाला हूं। झोंझी का मैं निवासी हूं और चूँकि मेरी पढ़ाई लिखाई कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मैं इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएट हूँ। फिर मैं MBA किया एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट से, वहाँ से मैंने पर्सनल मैनेजमेंट की। और करने के बाद मैंने भी कभी नहीं सोचा था, जब कर रहे थे ये नहीं सोचा था कि मैं एक दिन ऐसा, मुझे ईश्वर इतना आशीर्वाद देगा कि मैं किसी कंपनी का फाउंडर डायरेक्टर बनूंगा जिस कंपनी में 1000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे, जिसका ऑफिस इंडिया के 20 जगहों पे होगा, जिसका काम वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है। ये मैंने भी सपने में नहीं देखा था। तो मैंने वहाँ के लोगों से भी कहा, जो MBA के जो लोग थे एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट में, कहा उनको, मैंने कहा कि देखिए आपको सपना देखना आना चाहिए। अगर आप सपना ही नहीं देखेंगे तो होगा कैसे। और मैं हर वक्त किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी मंच पे अगर मैं कोई बात कहने का मौका मिलता है तो मैं युवाओं से, जो अपने जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, उनका कहना था कि ड्रीम्स आर नॉट विच यू सी इन स्लीप, ड्रीम्स आर दोज विच मेड यू नॉट स्लीप। सपने वो हैं जो आप सोते हुए नहीं देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दे। तो मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के जो युवा हैं, चाहे वो मिथिलांचल के हो, बिहार के हो, हिंदुस्तान के हो, मैं उन लोगों से मैं आग्रह करूँगा, उन लोगों को अपील करूँगा कि आप सपना देखना सोचिए। और जब तक सपना पूरा नहीं हो तब तक अपने नींद को एकदम नींद में नहीं आना है। एकदम जब तक सपना पूरा नहीं हो सपना देखिए, और सपना को पूरा करने के लिए एकदम चैन की से सोना नहीं है जब तक आपका सपना पूरा नहीं होता। और मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं, बिहार के जो बच्चे हैं, मिथिलांचल खास करके ब्रेन के ऊपर में बड़े ही यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी इंटेलिजेंट माने जाते हैं। देखिए आज के डेट में भी यहाँ से कई सारे लोग हैं जो IAS IPS के सिविल सर्विस में अपीयर होते हैं और सफल भी होते हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोग ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, प्रयास की कमी नहीं है। बिहार के लोगों को मेहनती कहा जाता है। हम लोग अगर मेहनती हैं और हम लोग अगर इंटेलिजेंट हैं तो फिर कमी किस बात की है। आने वाला टाइम ऐसा आएगा कि यू विल सी अ ग्रेट चेंज एंड दैट चेंज विल इम्पैक्ट द इंटायर इकोनॉमी ऑफ बिहार। अहाँके भाईजी जेना मिथिलांचल के बदलाव देखै छथिन, की अहाँके लगैया? बहुत नीक लगैए जे बच्चा सब केना आगू अपना मिथिलाके जे छै, मिथिलाके जे कला छै, मिथिलाके जे कल्चर छै, मिथिलाके जे बच्चा छै, पूरा देशके जे बच्चा छै, मिथिलेके नहि पूरा देशके, तऽ कोना आगू बढ़तै, कोना बच्चा सब, केना भाईजी कहलखिन हेँ सपनाके पूरा कयल जाय। तऽ इएह कहब जे कि हमरा जे अछि अपन काज से हम रातिके नींद नहि होइत रहैए। हम कखनो 2 बजे राति, कखनो 1:30 बजे राति, कखनो 4 बजे, तऽ 9 बजे तक लिखलहुँ आ तकर बाद भेँट केलहुँ जे अयलथि, जे पद्मश्री भेटल तऽ हमरा बहुत लोक भेँट करऽ अबैत छलथि हेँ। तऽ इएह उम्मीद छै बच्चा सबके लेल जे बच्चो सबके रखबाक चाही, मेहनत करबाक चाही। अपन मिथिलाके जे कला छै कोना बचा कऽ राखी, कोना सीखी अपना सबके परम्परासँ, जेना कोबर अरिपन दशावतार, तऽ बच्चा सबके बुझनाइयो जरूरी छै आ सिखेनाइयो जरूरी छै। तऽ इएह कहब जे बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि राष्ट्रपति जीके आओर मोदी जीके आ हमर बिहारके जे मुख्यमंत्री छथि तिनको आ शहनाज हुसैनके, हुनको धन्यवाद दै छियै जे बहुत उपयोग केलखिन हेँ बच्चा सबके लेल। जे सौराठमे इसकुल खुजलैए जे बच्चा सबके सपना पूरा भऽ जेतै, ओहिमे पूरा भऽ जेतै आ सिखतै, आगू बढ़तै, कतेक बच्चाके नौकरी हेतै। तऽ पहिले बच्चा सबके बुझनाइ बड्ड जरूरी छै, कला के बचा कर रखना बड़ जरूरी है। तो आप ऐसे ही देखते रहे BNN न्यूज़। मैं हूँ कन्हैया मिश्रा, मधुबनी बेनीपट्टी।